एवरीवन, वेलकम टू पीएस क्लासेस। गाइज, आज हम ये एसएसटी का चैप्टर 2 पढ़ेंगे, क्लास 6 का, ओशियन एंड द कॉन्टिनेंट्स। द ओशियन इज एवरीथिंग, इट कवर्स 7/10 ऑफ द टेरेस्ट्रियल ग्लोब। अब ये बोल रहे हैं कि ओशियन है वो सब कुछ है, ये हमारी जो अर्थ है उसका 7/10% जो एरिया है, यानी अगर हमारे अर्थ पे 10 एरिया है तो उसका 7 टेरेस्ट्रियल ग्लोब पे, जो धरती का ग्लोब है, टेरेस्ट्रियल यानी धरती का जो ग्लोब है उस पे जो अगर 10 एरिया है तो उसका 7 एरिया ओशियन कवर करते हैं। इट्स ब्रेथ इज़ प्योर एंड हेल्दी, ये प्योर होते हैं और हेल्दी होते हैं। इट इज़ एन इमेज डेजर्ट वैन मैन इज़ नेवर नोनली फॉर ही फील्स लाइफ स्टीरिंग ऑल राउंड। जब ये आदमी के लिए बहुत कभी भी अकेला महसूस नहीं होने देते, ये लाइफ को जो फुल कर देते हैं। द ओशियन इज़ वास्ट रिजर्वियर ऑफ नेचर, ये जो ओशियन है ये बहुत बड़े प्रकृति के उपहार है हमारे लिए दिए गए प्रकृति द्वारा। द ग्लोब बिगिन विद द ओशियन सो टू स्पीक, एंड हु नो इफ इट विल नॉट एंड विद इट। अब ये दिखा रखा है कि ग्लोब जो ओशियन के साथ है उसके बारे में हम बोल नहीं सकते, हम इतना जानते हैं कि ये कभी ख़त्म न होने वाली चीज़ें हैं। ये बोला है इस ग्लोब के लिए जूल्स वर्न ने 1817 में। अब ये जो हमारा चैप्टर 2 है इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चंस क्या क्या हैं। द बिग क्वेश्चंस, व्हाट आर ओशियन, ओशियंस क्या हैं, एंड कॉन्टिनेंट, और कॉन्टिनेंट क्या हैं। व्हाट आर देयर नेम एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, उनका नेम क्या है और उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन यानी योगदान, हेल्पफुल किस लिए हैं, वो हमारे लिए क्या क्या हेल्प करते हैं। इन वट वे डू ओशियन एंड कॉन्टिनेंट इम्पैक्ट लाइफ ऑन अर्थ, ये सीखेंगे कि जो ओशियन है और कॉन्टिनेंट हैं उनका हमारी अर्थ के लाइफ पे क्या इम्पैक्ट यानी प्रभाव पड़ता है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीन, और ह्यूमन बीन पे भी इन चीज़ों का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। अब देखिए ये हमारे पास फिगर 2.1 दिखाया गया है, इसमें द अर्थ सीन फ्रॉम स्पेस, ये अर्थ का जो स्पेस से फ़ोटो है वो ऐसा दिखता है। द व्यू इज़ सेंटर्ड ऑन द पैसिफिक ओशन, इसको सेंटर में, पैसिफिक ओशन को सेंटर में माना गया है। इसके विद अफ्रीका टू लेफ्ट, इसके लेफ्ट में अफ्रीका है, इंडिया है, एंड पार्ट ऑफ एशिया एट द टॉप, इसके एशिया के इसके ऊपर टॉप पार्ट पे है। ऑस्ट्रेलिया टू द राइट, ऑस्ट्रेलिया राइट में है, एंड अंटार्कटिका एट द बॉटम, और अंटार्कटिका नीचे बॉटम में है। नेक्स्ट पेज, लेट अस रिटर्न टू आवर ग्लोब एंड रोटेट इट जर्नली। आइए हम अपने ग्लोब पे चलते हैं और इसको रोटेट करते हैं जर्नली यानी जेंटली यानी बिल्कुल आराम से। और लुक एट द पिक्चर ऑफ द अर्थ सीन फ्रॉम द मून, और ऐसी हम अर्थ की पिक्चर देखते हैं जो हमें मून से दिखाई देती है। व्हाट इज़ द मोस्ट वाइड स्प्रेड कलर यू सी, आप इस पर सबसे ज़्यादा कौन सा कलर देख रहे हैं, ब्लू यानी नीला। ओबियसली, बट व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, ओबियसली हम ब्लू कलर देख रहे हैं, सादा ओबियसली यानी जर्नली, तो हम इस पे ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ब्लू कलर। यू मस्ट हैव गेस्ड द आंसर, आप इसका आंसर गैस कर सकते हैं। इट इज़ वाटर, यह वाटर है। दिस मीन्स दैट मोस्ट ऑफ द अर्थ्स सरफेस इज एक्चुअली कवर्ड विद वाटर, इसलिए कहा गया है कि जो अर्थ का सरफेस है वो मोस्टली वाटर से कवर है। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द सरफेस इन द फैक्ट, जो हमारी पर पृथ्वी पे अगर 4th सरफेस है तो उसका 3 सरफेस है वो वाटर है।
That is why when she from outer space the earth appears mostly blue. जब हमें आउटर स्पेस यानी ऊपरी अंतरिक्ष से बाहर से स्पेस से इसको अपनी अर्थ को देखते हैं तो इस पे मोस्टली हमें ब्लू कलर ही दिखाई दे ब्लू ही दिखाई देती है। इनिडेड अर्ली एस्ट्रोनॉट्स लवलिंगली कॉल्ड द अर्थ द ब्लू प्लेनेट। और ये ऊपर स्पेस से ब्लू दिखाई देती है इसलिए एस्ट्रोनॉट यानी जो हमारी ज्योग्राफी के खोज करता हैं जो इसके बारे में रिसर्च करते हैं रिसर्चर हैं उनको एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। और एस्ट्रोनॉटों ने अर्थ को ब्लू प्लेनेट यानी नीला ग्रह बोला है। द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज वी सी ऑन द ग्लोब आर कॉल्ड ओशियन। जो ग्लोब पे हम बहुत बड़ी वाटर बॉडीज देखते हैं उनको हम ओशियंस बोलते हैं। बट इन द पिक्चर ऑफ द अर्थ फिगर 2.1 जब हमने अभी 2.1 फिगर देखा था उसके बारे में बातें हो रही हैं। अब यू कैन सी एट लीस्ट वन अनदर कलर ब्राउन। आप इस पे एक अनदर कलर ब्राउन भी देख रही हैं। दिस कलर इज दैट ऑफ लैंड। जो ब्राउन कलर है वो लैंड का कलर है। विच कवर्स ए लिटिल कवर 1/4 ऑफ द ग्लोब। जो सिर्फ बहुत ही लिटिल कवर यानी वह अगर 1/4 पार्ट पे ही है अर्थ मतलब ये जो लैंड है वो 1/4 पार्ट पे ही देख सकते हैं। अब ये लार्ज बॉडी ऑफ लैंड इज कॉल्ड ए लैंड मास। जो लार्ज बॉडी होती है लैंड की उसे हम लैंड मास बोलते हैं। एंड ए लार्ज कंटिन्यूसली एक्सपेंस ऑफ लैंड इज कॉल्ड ए कॉन्टिनेंट। और जब ये लैंड मास और भी कंटिन्यूसली और बड़ा हो जाता है तो हम इसे कॉन्टिनेंट बोलते हैं। बोथ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स प्ले ए विटल रोल इन शार्पिंग द क्लाइमेट ऑफ अर्थ। जो ओशियन हैं और जो कॉन्टिनेंट्स ये दोनों बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं अर्थ के क्लाइमेट यानी जलवायु में। दे अफेक्टेड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये हमारी अर्थ के सभी लाइफ के हर पहलू इनको अफेक्ट करते हैं। अफेक्ट यानी प्रभाव डालते हैं। इसमें हमारे सभी प्लांट भी आ जाते हैं और सभी एनिमल्स भी आ जाते हैं। एंड देयर फॉर ह्यूमन लाइफ टू। और इसमें हमारे आदमियों की लाइफ भी आ जाती हैं। वी सी देयर इम्पैक्ट थ्रू आउट आवर हिस्ट्री एंड कल्चर एंड इन आवर डेली लाइफ। ये हमारी लाइफ की हिस्ट्री पे कल्चर यानी संस्कृति पे और हमारी डेली लाइफ यानी हम डेली जो हमारी रूटीन होती है उस पर भी काफ़ी इफ़ेक्ट डालते हैं। क्या इफ़ेक्ट डालते हैं? कॉन्टिनेंट एंड ओशियन। अबे डोंट मिस आउट। द एम्ब्लम ऑफ इंडियन नेवी कंटेन्स द मोटो सम नो वरुण है pronounced sham no varnoy which means be auspicious to us or वरुणाई। यानी ये हमारी जो इंडियन नेवी है ये उसका लोगो दिखाया गया है कि इसका हमारी इंडियन नेवी का लोगो ऐसा है। और ये हमारे लिए ये कहता है कि ये हमारे लिए मोस्ट ऑस्पिशियस यानी बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। बहुत ही अलग सी चीज़ है। दिस इज इनिशिएटिव टू वरना इनोवेशन यानी खोज के लिए ये हमें प्रेरित करती है। ए वैदिक डाइटी एसोसिएट विद द ओशियन। जो वैदिक परंपरा चल रही है ओशियन से। एंड स्काई एंड वाटर इन जनरली। और स्काई से भी ऐसी चल रही है और वाटर से भी ऐसी चल रही है। नाउ वी आर नेक्स्ट पेज। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड ऑन द अर्थ। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है वाटर का और लैंड का कितना हमारी अर्थ के ऊपर। एज इट हैपन्स ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन नॉर्थन एंड साउथर्न हेमिस्फीयर्स। अब ये बताया गया कि जो ओशियन और कॉन्टिनेंट्स है उनका डिस्ट्रीब्यूशन यानी पार्ट जो उसका पार्ट है वो अलग अलग है, इक्वली नहीं है वो दोनों जगह है। नॉर्थ जो हमारा नॉर्थन हेमिस्फीयर है और जो साउथर्न हेमिस्फीयर है उसमें अलग अलग दिखाया गया है, ये सेम नहीं है। अब ये देखो मैप दिखाए गए हैं हमें, एक नॉर्थ पोल से है और एक साउथ पोल से। ये हमारा नॉर्थ वाला है नॉर्थ पोल से और ये हमारे साउथ पोल से है।
अब इसमें ये बताया गया है कि लेट अस एग्जामिन टू मैप, ये 2 मैप दिखाए गए हैं 2.2 फिगर में। हेयर टू द ब्लू एरिया कंसिस्ट ऑफ ओशियन, इसमें जो ये ब्लू एरिया है ये ओशियंस है और ये जो ब्राउन एरिया है ये लैंड मास यानी कॉन्टिनेंट्स हैं। along with their smaller extensions which have various means sky, bay, gulf etc. जो ये हमारे ये ब्लू एरिया है इसमें हमें सीज भी होते हैं, बे भी होती हैं और गल्फ भी होती हैं। गल्फ यानी जैसे कोई भी ये दो बड़े बड़े लैंड मासेस हैं उनके बीच में पानी का जैसे छोटा सा रास्ता होता है ना, उसको हम गल्फ बोलते हैं। अब है लेटस एक्सप्लोर, अब ये है कि इसमें हम क्या क्या सीखेंगे आगे। वट आर द सर्कुलर लाइन इन द ईच मैप कॉल्ड, जो सर्कुलर लाइन होती है मैप पे उनको क्या बोलते हैं। एंड डू यू नो वट द लाइन रेडिएटिंग आउट ऑफ 2 पोल्स आर कॉल्ड, जो पोल्स पे लाइनें होती हैं उसको क्या बोलते हैं। यानी ये लाइनें पूछ रखी हैं आपको, जो ये ऐसी लाइन होती है इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लॉन्गिट्यूड, और ये लाइन होती हैं सर्कुलर, इनको क्या बोलते हैं लैटिट्यूड। ये हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ लिया है, ये बता रखा है इसमें। विच हेमिस्फीयर होल्ड्स मोर वाटर, अब ये पूछ रखा है कौन सा हेमिस्फीयर है जिसमें ज़्यादा वाटर है, कौन से में है। अब आप ये पिक्चर्स ध्यान से देखो, इसमें है या इसमें है, इसमें है ना ये ब्लू कलर ज़्यादा, तो इसमें वाटर एरिया ज़्यादा है। कौन से हेमिस्फीयर का ये मैप, ये है साउथर्न पोल से यानी साउथर्न हेमिस्फीयर में वाटर ज़्यादा है। वट डू यू थिंक कुड बी द approximate proportion of water to land in northern hemisphere and in the southern hemisphere discuss in group। अब इसमें ये बताया आपको ग्रुप में डिस्कस करना है कि आप इसमें ज़्यादा लैंड एरिया इसमें कम है, वाटर एरिया ज़्यादा, इसमें लैंड एरिया ज़्यादा और वाटर एरिया कम है, तो ये डिफरेंस क्यों है इसके बारे में अपने फ्रेंड्स से आपको डिस्कशन करना है। ऑल द ओशियंस कनेक्ट विद वन अनदर, जो ओशियंस है वो एक दूसरे से कनेक्ट हैं। आर देयर सेपरेशन बिटवीन दैम, उनके भी वे एक दूसरे से अलग क्यों नहीं हैं ये बताना है। अब नेक्स्ट पेज, इस पे देखिए हमारे पास एक कुछ पिक्चर्स दिखाई गई हैं इस तरह से कि जो ये हमारे ओशियन लाइफ में है उसमें क्या क्या होती है। कोरल लीफ होते हैं ये इस तरह से होते हैं। फिर है स्टारफिश ऑफ ए सी एनिमोने, जो स्टारफिश होते हैं कि उसकी शेप ऐसे होती हैं। अब शार्क जो हमारी वो होती है फिश वो ऐसी होती है। डॉल्फिन्स ऐसी होती हैं, डॉल्फिन्स भी शिप का ही इसका फिश का ही प्रकार है। और ये स्पर्म वेल मदर एंड बेबीज़, ये जो ये वेल मछली बोलते हैं, ये बेबीज ये वेल मछली उसके बेबीज ये इस तरह से होते हैं। शैलो कोरल रीफ विद कलरफुल ट्रॉपिकल फिश, जो एक कोरल लीफ है इसमें ऐसी ऐसी कलरफुल फिशेस भी आ जाती हैं। ये एल्गी है, ये एल्गी को हम काई भी बोलते हैं हिंदी में। इंपीरियर पेंगुइन्स, ये पेंगुइन्स होते हैं जो ये हमारा ओशियंस है उनके आसपास मिलते हैं। एबेबोनियर सी टर्टल, ये टर्टल यानी कछुआ होते हैं जो सी में पाए जाते हैं, ये अलग तरह के होते हैं। नाउ वी नेक्स्ट पेज। द ओशियन टुगेदर होल्ड मोस्ट ऑफ द वाटर अवेलेबल ऑन द प्लेनेट, जो ओशियन है उसमें बहुत सारा वाटर अवेलेबल है हमारी अर्थ का। बट द सी वाटर इज सोल्टी, परंतु हमारे सी का वाटर सोल्टी है। एंड अनफिटेड फॉर कंजप्शन बाय मोस्ट लैंड एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन, ये इतना सोल्टी है कि ये अनफिट यानी हम इसको पी नहीं सकते। कंजप्शन पीना खाना पीना होता है मोस्ट ऑफ लैंड का कोई भी एनिमल है यानी जो ह्यूमन को भी मिला के कोई भी इसको पी नहीं सकते, कंजप्शन नहीं कर सकते हम इसकी सी वाटर की। ऑन द अदर हैंड फ्रेश वाटर मेक अप ए वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द प्लैनेट्स वाटर रिसोर्सेज, इसलिए जो फ्रेश वाटर है जो वो है
वो प्लेनेट के वाटर रिसोर्स हैं, यानी प्लेनेट पे जैसे रिवर है, वेल हैं, पॉन्ड्स हैं, इस तरह से थोड़े से कम एरिया पे ही पाया जाता है फ्रेश वाटर जो पीने लायक होता है। अब ये बता रखे कहाँ कहाँ मिलता है, ये वही ग्लेशियर्स में पाया जाता है, लीवर लेक इन द एटमोसफियर, और एटमोसफियर में रिवर में लेक में पाया जाता है, एंड आल्सो अंडरग्राउंड, और ये अंडरग्राउंड में पाया जाता है। द लास्ट इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर, इसको अंडरग्राउंड वाटर बोलते हैं। जैसे मैंने बोला ना वेल कहाँ होता है, कुआं कहाँ होता है, धरती के नीचे ही तो है। वो पानी हम बाहर निकालते हैं पीने के लिए, ट्यूबवेल्स होते हैं वो भी धरती के नीचे ही होते हैं, उससे भी हमें पीने का पानी मिलता है। तो ये जो पानी होता है इसको ग्राउंड वाटर बोलते हैं। थिंक अबाउट इट, इफ देयर इज सच अबंडेंस ऑफ वाटर ऑन द प्लैनेट्स, व्हाई इज देयर सो मच टॉक ऑफ वाटर सिक्योरिटी और ए वाटर क्राइसिस। अब ये बताओ कि अगर वाटर की कमी पड़ जाए हमारी अर्थ पे, वाटर का क्राइसिस हो जाए, तो उससे कैसे बचा जा सकता है। वट वे ऑफ सेविंग वाटर आर यू अवेयर ऑफ, आप वाटर को सेविंग करने के लिए आप जानते हैं कैसे सेव करते वाटर को। विच वन हैव यू सीन प्रैक्टिस एट होम, आपने इसकी घर पे प्रैक्टिस की है कभी। एट योर स्कूल एंड इन योर विलेज टाउन और सिटी, और घर पे भी कभी, स्कूल में, विलेज में, टाउन में, कभी सिटी में आपको वाटर सेव के लिए प्रैक्टिस की है। अबव ओशियंस ऑन द वर्ल्ड मैप, ये वर्ल्ड का मैप है, आगे दिखा रखा है 2.3 पेज 3 है, पेज नंबर 32 पे। वी कैन ऑब्जर्व 5 ओशियंस, हम 5 ओशियंस ऑब्जर्व करेंगे। इसमें ओशियंस के नाम दे रखे हैं, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, द इंडियन ओशियन एंड द आर्कटिक ओशियन एंड साउथर्न भी बोलते हैं इस ओशियन को, और अंटार्कटिका ओशियंस भी बोलते हैं। यानी 5 ओशियंस हैं, उनके नाम दे रखे हैं अलग अलग। जो पैसिफिक है वो हमारा सबसे बड़ा है ओशियन है। ऑल दो वी हैव लिस्टेड 5 ओशियंस, इट इज़ क्लियर फ्रॉम मैप दैट दे आर नॉट रियली सेपरेटेड। जो ये हमारे ओशियंस हैं ये 5 हैं, और ये क्लियरली मैप पे दिखाया गया है कि एक दूसरे से ये बिल्कुल भी अलग नहीं हैं। The line that divides that on map are no more than conventions. The natural world does not follow such boundaries. जो इस पे अर्थ पे हमारी लाइन्स है, लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, जो तो वो हमारे ओशियंस को सेपरेट नहीं करती, हमारे इस वाटर बॉडीज़ को सेपरेट नहीं करती। द नेचुरल वर्ल्ड डज नॉट फॉलो सच बाउंड्रीज, सीज, हाँ ये अभी मैंने आपको बता दिया कि जो लाइनें हैं वो हमारे वाटर बॉडीज़ को नहीं सेपरेट करती। सी वाटर फॉर एग्जांपल कंसेंटली फ्लो अक्रॉस डिफरेंट ओशियन सब्सटेंस ए रिच डाइवर्सिटी ऑफ मैरीन लाइफ। जो मैरीन लाइफ यानी जो समुद्री जीव की विविधता है, डाइवर्सिटी विविधता यानी डिफरेंसेस हैं, यानी कहीं किसी प्रकार की मछली पाई जाती है, कहीं किसी प्रकार के जीव पाए जाते हैं। ये हमारा जो वाटर है वो कंसिस्टेंटली यानी लगातार एक इधर से उधर चलता रहता है समुंदर में, इसे ये डाइवर्सिटी आती है कि कहीं कुछ है कहीं कुछ पाया जाता है। मैनी प्लांट एंड एनिमल स्पेसीज कैन बी फाउंड अक्रॉस मल्टीपल ओशियंस, बहुत सारी ऐसे प्लांट हैं, ऐसे एनिमल हैं जो हर उसमें पाए जाते, वो अलग अलग तरीके के हर ओशियंस में पाए जाते हैं। द मैरीन फ्लोरा इंक्लूड टीनी प्लांट्स कॉल्ड एल्गी एंड ऑल काइंड्स ऑफ सीवीड्स। जब ये हमारे समुद्री जीव में फ्लोरा होता है, ये हर फ्लोरा क्या होता है, छोटे पेड़ होते हैं जिनको हम एल्गी बोलते हैं, ये हमारे समुद्र में हर जगह पाए जाते हैं। द मैरीन फौना, अब ये फ्योना
है जो समुद्री जीव में कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड ऑफ स्पाइसीज ऑफ कलरफुल फिशेज। जो हमारे फ्योना है, फ्योना यानी जो इसमें में कुछ ये फ्लोरा होता है जो ट्रीज़ वगैरह, छोटे छोटे ट्रीज़ वगैरह, ट्रीज़ नहीं बोल सकते, या थोड़ी सी जैसे छोटी झाड़ियाँ वगैरह टाइप में जो पाया जाता है उसको फ्लोरा बोलते हैं। और जितने भी एनिमल्स वगैरह पाए जाते हैं उनको हम फ्योना बोलते हैं। इसमें एनिमल्स में क्या क्या है, बहुत सारे कलरफुल फिशेज होती हैं, डॉल्फिन्स होती हैं, वेल होती है, एंड काउंटलेस मिस्ट्रीज डीप सी क्रिएचर्स। और कुछ अलग अलग से समुद्री जीव होते हैं, रहस्यमय मिस्टीरियस यानी रहस्यमय, जो हमारे समुद्र के कल्चर क्रिएचर्स में समुद्र में ही पाए जाते हैं, वे और कहीं नहीं पाए जाते। Each part of the ocean, from the sunlit surface to the dark depth, has its own diverse life form. जैसे जो हमारे ओशियन का नीचे गहराई होती है पानी में, वहाँ सन की लाइट तो जा नहीं सकती, वहाँ डार्क डेप्थ यानी बहुत गहराई होती है, वहाँ अंधेरा होता है, वहाँ समुद्र के डाइवर्स यानी अलग अलग लाइफ्स फॉर्म होती हैं। अब ये पूछ रखा है मैरीन रिलेटेड टू फाउंड, ये ओशियन में और सीज में जो पाया जाता है, जो कुछ भी पाया जाता है उसको मैरीन बोलते हैं। फ्लोरा, अभी हम फ्लोरा मैंने बताया था, जो प्लांट जितने भी पाए जाते हैं उसको हम फ्लोरा बोलते हैं। और जितने एनिमल्स पाए जाते हैं इसमें किसमें, ओशियंस में, सीज में, उसको हम फ्योना बोलते हैं। नेक्स्ट पेज। अब देखिए है मैप बताया गया था ना वहाँ, कि ये मैप दिखाया गया है हमें। अब ये देखो, ये ऊपर हमारा सबसे ऊपर हो गया अंटार्कटिक ओशियन, और सबसे नीचे हो गया हमारा साउथर्न ओशियन भी बोलते हैं हम इसको, और अंटार्कटिका भी बोलते हैं। ये है, ये इधर भी हमारा पैसिफिक है और इधर भी हमारा पैसिफिक ओशियन हो गया। ये देखो, अभी मैंने आपको बताया था ना कि सबसे बड़ा है, तो देखो इसका एरिया कितना, इधर भी इतना बड़ा और इधर भी इतना बड़ा। अब ये है हमारा अटलांटिक ओशियन और ये है हमारा इंडियन ओशियन। ये तो हमारे 5 ओशियंस हो गए। अब आती है हमारी कॉन्टिनेंट्स की बारी। हमारे कॉन्टिनेंट्स कौन से हो गए, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, इधर यूरेशिया पहले हम इसको यूरेशिया बोलते थे, यूरोप एंड एशिया। ये ऐसे थोड़े यहाँ पॉलिटिकल बाउंड्री से अलग है ये यहाँ से, यानी इधर एशिया है और इधर यूरोप है। ये हमारा हो गया अफ्रीका, और ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, और ये हो गया अंटार्कटिका। ऐसे हमारे ये हो गए कॉन्टिनेंट्स। अब ये इसमें लिख रखा है अब लेट अस एक्सप्लोर में हम देखेंगे, लोकेट द 5 ओशियंस एंड इन द टेबल बिलो मार्क्ड हेमिस्फीयर और हेमिस्फीयर्स दे बिलोंग टू। अब इसमें आपको ये पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, मैंने अभी आपको ये बता दिया। ये जो हमारी लाइन है ये इक्वेटर है, ये हमारे जो ये ग्लोब है इसको को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। 2 पार्ट्स में, ऊपर ये हमारा नॉर्थ पार्ट है और ये हमारा साउथ पार्ट है। तो आपको इसमें ये देख के ये भरना है कि कौन सा ओशियन नॉर्थ में है, कौन सा हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर में है। अब देखिए पैसिफिक ओशियन ये दोनों में है ना, तो नॉर्थर्न में भी टिक लगेगा इसमें और साउथर्न में भी लगा, क्योंकि ये दोनों में है यहाँ। अब देखिए हमारा अटलांटिक ओशियन है, ये अटलांटिक ओशियन है, ये भी हमारा दोनों में है, इधर भी और इधर भी है ना, तो इसमें भी दोनों में टिक लगेगा। हमारा इंडियन ओशियन ये भी दोनों में भी है, नीचे भी और ऊपर भी, तो इसमें भी दोनों में टिक लगेगा। जो हमारा साउथर्न ओशियन है, अब देखिए ये साउथर्न ओशियन बिल्कुल साउथ में है ना, तो इसमें सिर्फ साउथ में यस लगेगा और नॉर्थर्न में नो लगेगा। किसके लिए, साउथर्न ओशियन के लिए। अब है आर्कटिक ओशियन, में हम आर्कटिक ओशियन देखिए, अब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में यहाँ है ना, तो इसमें नॉर्थर्न में तो यस लगेगा और साउथर्न में क्रॉस लगेगा। इट इज़ विजिबल ऑन द मैप दैट द पैसिफिक ओशियन इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल। अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले आपको कि पैसिफिक ओशियन सबसे लार्जेस्ट है, फॉलोड बाय अटलांटिक ओशियन, और अटलांटिक ओशियन सभी ओशियंस में। द इंडियन ओशियन इज़ द 3rd लार्जेस्ट, जो एशियन ओशियन है वो 3rd लार्जेस्ट है, वाइल द साउथर्न ओशियन इज़ 4th। अब ये साउथर्न है वो 4th है, और द स्मॉलेस्ट वन इज
आर्कटिक ओशन। अब ये ओशियंस की आपको नंबरिंग बताई गई कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। तो सबसे बड़ा है पैसिफिक ओशियन, नंबर 1 है पैसिफिक ओशियन। अब इसमें सेकंड है अटलांटिक ओशियन, ये यहाँ। अब ये है हमारा, ये थर्ड पे है इंडियन ओशियन, और हमारा ये जो है फोर्थ पे है साउथर्न ओशियन, ये यहाँ। और सबसे छोटा है हमारा ये ऊपर अंटार्कटिक ओशियन, 5th पे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज। अब डोंट मिस आउट, ये है कि हमें इस चीज़ को मिस नहीं करना है। एज द मैप ऑफ ओशन मेक क्लियर एंड मेन लिमिट्स ऑफ द इंडियन ओशियन आर एशिया या टू नॉर्थ। जो इंडियन ओशियन है वो एशिया में है और नॉर्थ में है। ये बताया गया है कि ऑस्ट्रेलिया टू द ईस्ट, सॉरी अफ्रीका टू द वेस्ट। जो इंडियन ओशियन है उसके वेस्ट में अफ्रीका है, एंड ऑस्ट्रेलिया इज ईस्ट टू द ईस्ट। जो ऑस्ट्रेलिया है वो ईस्ट में है। अ पार्ट ऑफ साउथर्न ओशियन इन द साउथ, जो साउथर्न ओशियन है वो साउथ में है, इससे अलग होके। ऑन आइदर साइड ऑफ इंडिया, अब इंडिया की तरफ से हम पढ़ते हैं। वी फाइंड 2 पार्ट्स ऑफ इंडियन ओशियन, हमारे जो इंडियन ओशियन है उसके 2 पार्ट्स हैं। द अरेबियन सी टू द वेस्ट, इसका अरेबियन सी है ये इधर वेस्ट में है, एंड द बे ऑफ बंगाल टू द वेस्ट, ये जो बे ऑफ बंगाल है ये इसके ईस्ट में है। ये फिगर मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, ये हमारे इंडिया का फिगर है। इसमें इधर अरेबियन है, इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर हमारे लक्षद्वीप हैं, और यहीं इधर अंडमान निकोबार द्वीप हैं। अब पढ़ते हैं आगे, ओशन एंड डिजास्टर्स। रिटर्निंग टू द पिक्चर ऑफ द अर्थ एट द स्टार्ट टू दिस चैप्टर, हमने सबसे पहले अर्थ की वो देखी थी जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। यू मे हैव नोटिस्ड वाइट शेप्ड अक्रॉस द ग्लोब, इसमें बहुत सारी वाइट शेप्स दिखाई गई थी जो ग्लोब पे दिखाई गई थी। डिड यू गैस व्हाट दे आर, आप इसको गैस कर सकते हैं कि वाइट शेप्स क्या थी। दे आर लार्ज मासेज ऑफ क्लाउड, ये लार्ज मासेज थे बादल से, क्लाउड यानी बादल। सच क्लाउड ब्रिंग रेन टू द कॉन्टिनेंट्स, ये जो क्लाउड्स हैं ये वर्षा लाते हैं कॉन्टिनेंट्स पे। फॉर द इंटेंस ऑफ द मानसून रेन एंड वी इन इंडिया एक्सपेक्ट एवरी समर ओरिजिनेट इन ओशियंस, जो मानसून्स आती हैं वो हमारे जो समर में इंडियन ओशियन में जो क्लाउड्स होते हैं उनसे हमारे इंडिया में बारिश होती है, रेन आती है। विदाउट सच रेन, इन रेन्स के बिना आवर एग्रीकल्चर एंड ऑल लाइफ विल सफ़र, हमारी जो एग्रीकल्चर यानी कृषि है और हमारी ऑल लाइफ है वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगी, सफ़र यानी बहुत मुश्किल हो जाएगी। बट ओशियंस ऑफन आल्सो गिव राइज टू स्टॉर्म्स, कई बार ओशियंस में स्टॉर्म्स यानी तूफान भी आते हैं। वायलेट इवेंट विद एक्सट्रीम रेनफॉल और वेरी स्ट्रॉन्ग विंड, और ये जो तूफ़ान आते हैं उससे बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है और बहुत तेज़ हवा चलती है। सच एज साइक्लोन, इनको हम साइक्लोन बोलते हैं। साइक्लोन चक्रवात, हिंदी में साइक्लोन को चक्रवात बोलते हैं। विच कैन कॉज वाइड स्प्रेड डैमेज टू द कोस्टल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, ये जो वो साइक्लोन्स हैं ये जो हमारे बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। कहाँ करते हैं, कोस्टल एरिया यानी जो समुद्र के आसपास के एरिया है ना, जैसे ये वाले एरिया हैं, इनमें साइक्लोन बहुत ही ज़्यादा डैमेज करते हैं। ए सुनामी इज़ अनदर नेचुरल डिजास्टर दैट ओरिजिनेट इन द ओशन, एक सुनामी होती है जिसमें पानी की लहरें उठती हैं, वो भी हमारे जो ओशियंस होते हैं उन्हीं में पैदा होती है। और ओरिजिनेट यानी उत्पन्न होना, पैदा होना।
इट इज़ ए हग एंड पावरफुल वेव्स। ये बहुत बड़ी और बहुत ही पावरफुल यानी शक्तिशाली वेव्स लहरें होती हैं, जनरली कोज्ड बाय ए स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन एट द बॉटम ऑफ द सी। ये वेव्स पैदा कैसे होती है? जनरली ये कोज्ड यानी ये बनती कब है, कब? जब एक तो बहुत बड़ा अर्थक्वेक आ जाए। कहाँ अर्थक्वेक आ जाए? हमारे ओशियंस में। और कोई भी वेल्कोनिक यानी जो ज्वालामुखी होते हैं उनका कोई भी विस्फोट हो जाए। कहाँ? समुंदर के नीचे, समुंदर की तली में, यानी नीचे जो समुंदर का सरफेस है नीचे से, वहाँ अगर ये चीज़ें हो जाती हैं, वहाँ भूकंप आ जाता है या ये ज्वालामुखी फट जाता है, तो पानी है ऊपर, उसमें पानी में जो में बहुत बड़ी लहरें उठती हैं, उन्हीं लहरों को हम सुनामी बोलते हैं। सुनामी कैन ट्रेवल 1000 ऑफ किलोमीटर्स। जो सुनामी है वो 1000 ऑफ किलोमीटर यानी हजारों किलोमीटर ट्रेवल करती हैं यानी चलती हैं। एंड सबमर्ज कोस्टल एरियाज, और ये कोस्टल एरिया से आके टकराती हैं, यानी वे समुंदर में कहीं भी अर्थक्वेक आ जाए और वोल्केनो इरप्शन हो जाए तो हमारी सुनामी है वो हज़ारों किलोमीटर्स चल के तब कोस्टल एरिया पे पहुंच जाती हैं। कोजिंग वाइड स्प्रेड डैमेज, और इससे बहुत बड़ा नुकसान करती हैं ये हमारे कोस्टल एरियाज़ में। अब है ये हमारा डोंट मिस आउट। ऑन 16 दिसंबर 2004 इंडिया एंड अदर 13 कंट्रीज अराउंड द इंडियन ओशियन वर स्ट्रक्ड बाय ए पावरफुल सुनामी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक इन इंडोनेशिया। जो इंडोनेशिया में जब ये 16 दिसंबर 2004 में जब ये हुआ था, ये अर्थक्वेक आया था इंडोनेशिया में, तो उससे सुनामी आई थी। और सुनामी आई थी तो उसने इंडिया और 13 अलग कंट्रीज़ को इंडियन ओशियन में बहुत ही बुरी तरह प्रभावित किया था, इफ़ेक्ट डाला था, बहुत बड़ा नुकसान हुआ था हमारा बहुत लोगों का। मोर देन 2 लाख पीपल लॉस्ट वर देयर लाइव्स। इसमें 2 लाख से ज़्यादा आदमी मर गए थे। इन इंडिया द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड अबोव द आल्सो सबसेक्शंस इंडियन आइलैंड्स फर्दर बिलो। अभी देखिए ये अंडमान निकोबार मैंने दिखाए थे ना मैप में, इधर तो हमारे अंडमान निकोबार थे और मैप के इधर हमारे लक्षद्वीप थे। तो जो हमारा ये एरिया था इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। और इसे और ये इनसे अलग भी द कोस्टल तमिलनाडु एंड केरला वर सेवियरली अफेक्टेड एंड सफर्ड मच डैमेज एंड लॉस ऑफ लाइफ। जो यहाँ हमारे ये इंडिया के नीचे स्टेट हैं इधर केरला और तमिलनाडु इधर, तो उन पे भी बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था। सच सुनामीज आर रेयर बट वेरी डिस्ट्रक्टिव। ये सुनामी होती है ये बहुत ही दुर्लभ होती है, यानी कभी कभार ही आती है, नहीं है कि हर रोज़ सुनामी आती है, ऐसा नहीं है, ये कभी कभार आती है, लेकिन वेरी डिस्ट्रक्टिव और बहुत ही विनाश लेके आती हैं। लकीली दे कैन ऑफ्टन बी डिटेक्टेड बिफोर दे हिट ए कोस्ट। ये बहुत बड़ा नुकसान करती है जब ये एक कोस्ट यानी समुद्र तट से टकराती हैं। ये लैंड समुद्र के पास की जो लैंड मास है उससे जब टकराती हैं तो बहुत बड़ा अफेक्ट डालते, बहुत बड़ा नुकसान करती हैं। मैनी कंट्रीज़ कोलेबरेट इन सच अर्ली वार्निंग सिस्टम। इसके लिए बहुत सारे कंट्रीज़ ने अर्ली वार्निंग सिस्टम यानी पहले ही वार्निंग दे दी जाती कि ऐसा हो सकता है। देयर इज़ in particular as Indian Ocean Tsunami Warning System to which many countries including India contribute this help to take measure to protect lives and properties। जो हमारी जो वार्निंग सिस्टम है इससे अगर पहले ही हमें वार्निंग मिल जाती है कि ऐसा हो सकता है तो हम वहाँ से हमारे ह्यूमन बींग्स को वहाँ से निकाल सकते हैं, उस नुकसान से हम यानी बच सकते हैं, वहाँ से कोस्टल एरिया से दूर जाके हम अपनी लाइफ को बचा सकते हैं। इवेंट दैट लीड टू लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टीज आर हैंडल्ड अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट। ये ऐसी स्थिति आ जाती है जब हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट के थ्रू हम इसको हैंडल करते हैं। इंडिया हैज़ इट ओन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। जो इंडिया है वो उनकी खुद
कि नेशनल डिजास्टर यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी यानी संस्था है जो हमारी इस पे डिजास्टर्स पे काम करती है। टू डील विद ऑल काइंड ऑफ डिजास्टर, ये ऑल काइंड ऑफ डिजास्टर्स पे काम करती है। वी सी मोर एग्जाम्पल इन द नेक्स्ट चैप्टर। जो नेचुरल ये डिजास्टर हैं उनके हम बहुत सारे एग्जाम्पल नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। थैंक यू गाइज, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। नेक्स्ट चैप्टर हम अगले पार्ट में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।